बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि मेटल कार्बोनिल के बारे में है। सो व्हाट आर मेटल कार्बोनिल? मेटल, आपको मालूम है कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो किसी लिगेंड के साथ हमेशा मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास कम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो यहाँ पे भी हम कम्प्लेक्सेस पे ही फोकस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा मेटल कम्प्लेक्सेस में वो होगा जब कार्बोनिल एज अ लिगेंड एक्ट करे। एंड व्हाट इज कार्बोनिल? एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। इसको सिंपली CO भी लिखते हैं। एंड सी इसमें चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, सो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान यहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। अच्छा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। क्योंकि लिगेंड्स की हम जब MOT थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लिगेंड मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बोनिल है वो क्या है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे पास मेटल यानी कि जो भी ट्रांजिशन मेटल है, वट एवर निकल के साथ है, मैंगनीज के साथ है, आयरन के साथ है, सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है या कम्प्लेक्स बना रहा है, सो यहाँ पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा उसमें मेन जो आपको लिगेंड नजर आएगा वो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। So the ligand and its complexes are of the special interest due to their industrial as well as catalytic aspects। ठीक है, ये जो complexes हैं इनकी बहुत ज़्यादा importance है क्योंकि बहुत सारी इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं और कैटालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। सो इस वजह से हमारा मेन फोकस होगा ये। द कंपाउंड, अब एक्चुअली मेटल कार्बोनिल होते क्या है? द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड between the transition metal and carbonyl molecule are known as metal carbonyls। So the first metal carbonyl जो कि हमारे पास था निकल टेट्रा कार्बोनिल, जिसको काफी एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉन्ड एंड हिज कोवर्कर्स इन 1890। सो 1890 में सबसे पहले मेटल कार्बोनिल जो कि निकल कार्बोनिल था उसको डिस्कवर किया गया था मॉन्ड और साथ में उसके कोलीग्स की हेल्प से। अच्छा, अब मेटल कार्बोनिल की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनिल को हम मेनली किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आगे हम इसकी डिवीजन को या स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको ये एक फ्लो शीट डायग्राम में इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर को और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो मेटल कार्बोनिल्स हैं इसकी हम दो तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। एक बेस पे हम कहते हैं कि ये या तो होते हैं मोनोन्यूक्लियर, ओके, या ये मोनोन्यूक्लियर होते हैं, या ये होते हैं पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल एंड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। क्या फर्क है मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर में? मोनोन्यूक्लियर में जब हमारे पास सिर्फ एक ट्रांजिशन मेटल हो और इसके साथ कार्बोनिल अटैच हो तो इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल ऑब्वियसली क्या होगा कि जब एक से ज्यादा ट्रांजिशन मेटल अटैच हो कार्बोनिल लिगेंड के साथ, सो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। सो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पोली मल्टीपल वर्ड है। इसमें हमारे पास बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा न्यूक्लियर यानी जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसके लिहाज से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो अब इस वजह से पोली को फर्दर मजीद एक एक मेटल के लिहाज से डिवाइड करने के बजाय हम इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे फर्दर दो ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल और दूसरे को कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। यानी कि एक से ज्यादा ट्रांजिशन मेटल्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर ये होमोन्यूक्लियर एक जैसे मेटल्स हैं तो इसको हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आयरन का कार्बोनिल है और कोबाल्ट मेटल कार्बोनिल है। ये हमारे पास होमोन्यूक्लियर की एग्जांपल है। हेट्रोन्यूक्लियर में जब एक से ज्यादा मेटल्स इन्वॉल्व हो तो हम कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंगनीज और कोबाल्ट दोनों ही सेम कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो गई है। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन की बेस पे इसको देखते हैं। एक हमारे पास है नॉन ब्रिज कार्बोनिल्स और दूसरे हैं ब्रिज कार्बोनिल्स। नॉन ब्रिज कार्बोनिल्स कौन से होते हैं?
नॉन ब्रिज कार्बोनिल्स जिसमें के विथ ओनली टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स, जिसमें आपको सिर्फ टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स नजर आएंगे। यानी कि एक क्लासिफिकेशन हमने ये देख ली, ये मेटल्स के लिहाज से है। अब यहाँ पे कार्बोनिल के लिहाज से हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। जब हमारे पास कार्बोनिल सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हो, कोई ब्रिजिंग ना हो रही हो, सो उस केस में इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं कि नॉन ब्रिज क्लासिफिकेशन में फर्दर टर्मिनल ग्रुप या टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स, जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल है या आयरन पेंटा कार्बोनिल है। अच्छा, दूसरी नॉन ब्रिज कार्बोनिल में फिर टाइप आती है विथ ओनली टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स एंड प्रेजेंस ऑफ मेटल टू मेटल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने होमो या हेटेरोन्यूक्लियर में पढ़ा था कि हमारे पास दो मेटल्स हैं। सो इसी क्लासिफिकेशन में आ रहा है कि आपको मेटल टू मेटल एक बॉन्ड नजर आएगा और फर्दर जो है इन मेटल्स के साथ कार्बोनिल जो है वो अटैच होंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे भी आपको कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग करता नजर नहीं आ रहा, बल्कि टर्मिनल पोजीशन पे नजर आ रहा है। चाहे ये वाली क्लासिफिकेशन यानी कि नॉन ब्रिज में चाहे फर्स्ट टाइप हो या चाहे टाइप 2 हो, दोनों में ही कार्बोनिल जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर है, ब्रिजिंग नहीं कर रहा है। और आपको दूसरी टाइप में मेटल टू मेटल बॉन्ड नजर आएगा। सो ब्रिज इनमें मेटल टू मेटल के दरमियान में है। जबकि दूसरी जो वो है क्लासिफिकेशन है या टाइप है, उसमें क्या है कि ब्रिज कार्बोनिल्स हैं। अब ब्रिज कार्बोनिल किस तरह है कि हमारे पास ये कुछ इस तरह केस होगा कि आयरन टू जो है हम कह सकते हैं कुछ इस तरह का कार्बोनिल या कार्बोनिल और आयरन। ये देखें, सो कार्बोनिल आपको टर्मिनल पोजीशन पे भी नजर आएंगे और दो मेटल्स के दरमियान ब्रिजिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो की एग्जांपल दी है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो एग्जैक्ट कंपाउंड है उसके लिहाज से, या एक कार्बोनिल की ब्रिजिंग हो रही होगी, दो की होगी, तीन की होगी, वटेवर जो भी है कंपाउंड के लिहाज से। मेन आपको बताने का मकसद क्या है कि हमारे पास एक ब्रिजिंग कार्बोनिल है और एक जो है वो नॉन ब्रिज कार्बोनिल है। नॉन ब्रिज में हमेशा आपको कार्बोनिल टर्मिनल पोजीशन पे, जबकि ब्रिजिंग में टर्मिनल के साथ साथ आपको ब्रिज करता हुआ भी नजर आएगा या दो मेटल्स को कनेक्ट करता हुआ भी नजर आएगा। सो ये ब्रीफ सा ओवरव्यू है कि कार्बोनिल होते क्या है। यानी मेनली इनमें एक ट्रांजिशन मेटल होता है और कार्बोनिल जो है वो एज अ लिगेंड काम कर रहा होता है। अच्छा, अब मेटल कार्बोनिल बल्कि जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं उन पे हम एक रूल अप्लाई करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको EAN रूल भी कहा जाता है। ये रूल जो है वो मेटल कार्बोनिल भी चूंकि कम्प्लेक्सेस है तो इस पे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, या हम कहते हैं कि मेटल कार्बोनिल जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे करते हैं। अब ये एटॉमिक जो हमारे पास सिडविक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, वो है क्या, क्या उसकी स्टेटमेंट्स है, क्या उसके रूल्स हैं, उसको देखते हैं और फिर मेटल कार्बोनिल्स पे उसको अप्लाई करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल in the metal atom tends to acquire the effective atomic number of the next inert gas. So mainly हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, सो एक उनमें मेटल होता है, दूसरा कार्बोनिल। कार्बोनिल यानी कि लिगेंड, उसका मेन काम क्या है, मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, यानी कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लिगेंड की, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको मेनली जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही नजर आ रही है कि शेयरिंग हो रही है। अब फर्क किसको पड़ता है, मेटल को। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पहले कम होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका हाई होता है, सो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन की उसकी कम उसमें कमी होती है, यानी कि वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करता है और लिगेंड जो है वो लेविस बेस का काम करता है। सो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि वो एक लेविस एसिड है। सो अब चूंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की कोशिश क्या होती है कि इनर्ट गैस का कैरेक्टर एक्वायर कर लें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लें। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स कम्प्लेक्सेस हैं, उसमें ट्रांजिशन मेटल की कोशिश होती है कि वो अपने नेक्स्ट यानी कि कमिंग आने वाला जो ट्रांजिशन मेटल है, सॉरी इनर्ट गैस है या जीरो ग्रुप का मेंबर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। तो मेटल कार्बोनिल में जो हम मेनली डिस्कस करेंगे उनमें इसकी कोशिश होगी कि वो क्रेप्टॉन 36
जिसका एटॉमिक नंबर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले या एक्वायर कर ले। सो मेटल कार्बोनिल हमारे पास जितने भी हैं मोस्टली, उसमें वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस चीज़ का एक्वायर करेगा? क्रिप्टॉन का। So this rule is observed in those metal carbonyl which show diamagnetism, with exception of the vanadium hexacarbonyl, which is paramagnetic. यानी कि usually तमाम ही मेटल कार्बोनिल इस रूल को ओबे करते हैं, क्योंकि वो यूजुअली डायामैग्नेटिक हैं, और डायामैग्नेटिक जो भी कम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत सक्सेसफुली इस रूल को ओबे करते हैं, एक्सेप्ट वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल जो कि पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, this rule holds good in the interpretation of the metal carbonyl to be either homonuclear or polynuclear। सो चाहे हमारे पास होमोन्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस हैं या पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि चाहे उसमें आपको सिंगल मेटल नजर आएगा या मल्टीपल मेटल नजर आए, उन सब पे ही ये रूल बहुत सक्सेसफुली अप्लाई होता है। इट इज अज्यूम दैट ईच कार्बोनिल लिगेंड डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन to the zero valent metal atom. Then for a mononuclear metal carbonyl, the effective atomic number of the metal is given by the effective atomic number of the metal, which is equal to 2m plus 1 plus 2y। सो अब हमारे पास ये रूल है क्या? क्या कहता है कि हमेशा ही लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसका आपको अच्छी तरह पता होगा कि एक लिगेंड यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर डोनेट करता है। इसके अलावा अगर वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर भी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन चूंकि कार्बोनिल है, सो कार्बोनिल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करेगा, जो हमारा जीरो वैलेंट मेटल है। ओके, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो इस केस में। तो इसमें जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तक पहुंचने के लिए, यानी कि जीरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, वो फार्मूला है हमारे पास Zm प्लस 2y। अब इसमें Zm क्या है? Zm सिंपली जो हमारे पास जो भी मेटल है जिसके साथ कम्प्लेक्स बन रहा है कार्बोनिल का, उसका एटॉमिक नंबर है। और 2y क्या है? 2y हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, उसके साथ कितने कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच हैं, ये हम इसको फार्मूला कह सकते हैं मेनली। सो कितने कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच हैं, y इस नंबर को शो कर रहा है, और z जो है वो एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। चलिए जी, सो अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को अप्लाई करते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल्स पे, और देखते हैं कि रिजल्ट ठीक आता है या नहीं आता। सो सबसे पहले हम जो है इसको अप्लाई करते हैं निकल कार्बोनिल पे। ओके, फर्ज करें हमें नहीं मालूम कि कितने कार्बोनिल इसके साथ अटैच हैं। ठीक है जी, मतलब हम इससे जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल है उसमें कार्बोनिल कितने अटैच होने चाहिए या होंगे, उसका नंबर आसानी से इस रूल को अप्लाई करते हुए मालूम कर सकते हैं। आपको वैसे मालूम होगा कि निकल टेट्रा कार्बोनिल यानी कि 4 कार्बोनिल ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम देखते हैं क्या रिजल्ट वाकई ठीक आता है या नहीं। सो निकल का एटॉमिक नंबर जो है वो 28 है। हमारे पास फार्मूला जो था वो क्या था कि Z इज इक्वल टू 2y प्लस 36। तो इसमें हमें y का नंबर मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि z तो हमें पता है, z 28 है प्लस 2y इज इक्वल टू 36। 36 हमारे पास क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, यानी इस एटॉमिक नंबर तक किसने पहुंचना है, और ये इसका अपना एटॉमिक नंबर है। सो कितने ग्रुप्स हम अटैच करें? सो अगर इसमें से आप हम कह सकते हैं कि 36 माइनस 28 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए निकल को 36 तक पहुंचने के लिए। इट मींस 2y का आंसर जो है वो 8 होना चाहिए। सो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास जो है इसका नंबर 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि निकल हमारे पास कार्बोनिल का नंबर आ रहा है वो क्या है? 4। सो निकल टेट्रा कार्बोनिल। इस तरह हम अब दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं आयरन का।
कार्बोनिल के साथ कि Y का नंबर क्या है। सो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और फार्मूले को अप्लाई करते हैं Z + 2Y = 36। Z है यानी कि एटॉमिक नंबर हमारे पास जो आयरन का है वो 26 है, प्लस 2Y = 36। सो 36 माइनस 26 = 10, यानी कि 2Y का नंबर जो है हमारे पास 10 है। सो अगर हम 2 पे डिवाइड करें y = 5, यानी हमारे पास ये y का नंबर 5 आ जाएगा। सो ये आ गया है फार्मूला, ये हमारे पास बन गया है आयरन पेंटा कार्बोनिल। इसी तरह अब हम इसको क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो 24 प्लस 2y प्लस 36, इसमें जो है यानी कि 24 के साथ आप मजीद 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब इसका नंबर 36 होगा। सो 12 को हमने 2 पे डिवाइड किया, आंसर इज 6, यानी हमारे पास ये है हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल होता है। इस तरह होमोन्यूक्लियर, ये हम हमारे पास है मोनोन्यूक्लियर या हम कह सकते हैं होमोन्यूक्लियर भी कह सकते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि अगर पॉलीन्यूक्लियर हो क्या उन पे भी ये रूल अप्लाई होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर है और उसमें भी कोबाल्ट है। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब ऑड ऑड नंबर है, यानी कि इवन नंबर के लिए तो ये रूल काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ऑड एटॉमिक नंबर आ रहा है सो उसमें हमेशा आपको ब्रिजिंग नज़र आएगी, यानी कि वो आपको मोनो के बजाय पॉलीन्यूक्लियर नज़र आएगा। सो जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपको 2 कोबाल्ट आपको नजर आएंगे। इन केस ऑफ डाई ऑड एटॉमिक नंबर, अ बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड where each metal atom obtains an electron from metal to metal bond, यानी कि एक एक्स्ट्रा इनको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है वो मेटल टू मेटल मिल रहा होता है। चलिए जी, सो यही सेम फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी इसमें चेंजेस होंगी क्योंकि 2 मेटल्स इन्वॉल्व हैं। सो 2 मेटल्स का एटॉमिक नंबर 2y सेम रहेगा फार्मूले में, प्लस 2 हम इसके साथ ऐड करेंगे क्योंकि 2 मेटल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वहां चूंकि 36 आना चाहिए था, अब यहाँ 36 इंटू 2 हो जाएगा सिंपली। तो 36 इंटू 2 72 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 इंटू 2 और फिर प्लस 2y प्लस 2, आंसर 27 72 हमारे पास आना चाहिए। तो कैसे आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें, हमारे पास 2y = 16 अगर हो और y बन जाएगा 8। सो इसका मतलब है कि कोबाल्ट अगर है आपके पास और वो बाई न्यूक्लियर है, सो इसमें आपको कार्बोनिल जो है वो 8 इसके लिगेंड्स नजर आएंगे। तो ये हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है और मेटल कार्बोनिल इसको कंप्लीटली ओबे करते हैं। चले नेक्स्ट, अब हम बॉन्डिंग सिचुएशन को देखते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल, यानी कि मेन इसकी केमिस्ट्री किस तरह होती है, बॉन्डिंग इसमें किस तरह होती है। सो बॉन्ड मोड ऑफ द कार्बोनिल टू मेटल, किस टाइप का बॉन्ड होता है, कौन से थ्योरीज को अप्लाई करके हम ये बॉन्डिंग सिचुएशन देख सकते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि कार्बोनिल लिगेंड यूजुअली बाइंड्स वाया द carbon atom to the metal। सो जब भी आपको बॉन्डिंग नजर आएगी सो उसमें क्या होगा, कार्बोनिल आपका होता है CO। इसमें जब भी बॉन्ड बनेगा वो कार्बन टू मेटल बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन टू मेटल बॉन्ड आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि कार्बन टू मेटल आपको बॉन्ड नजर आएगा। अच्छा, द लोन पेयर ऑन द कार्बन form a sigma bond with a suitable d orbital of the metal। अब होता क्या है यहाँ पे आप देखिए कि जाहिरी बात है कि कार्बोनिल एक लिगेंड है, सो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक पेयर मौजूद होगा। वही इलेक्ट्रॉनिक पेयर वो मेटल के डी ऑर्बिटल को डोनेट करता है, और डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, जो कि वेकेंट होगा, यानी जाहिर बात है वो एम्प्टी होगा, तभी तो वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और चूंकि ये बॉन्डिंग ट्रू बॉन्डिंग यानी कि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है या शेयरिंग हो रही है, हेड ऑन शेयरिंग, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि वो सिग्मा ऑर्बिटल में उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि द मेटल कैन फॉर्म अ पाई बैक बॉन्ड वाया
पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनिल लिगेंड। यहाँ पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कार्बोनिल जो है वो क्या है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। सो सिग्मा डोनर भी है ये और पाई एक्सेप्टर भी है, यानी कि ये अपने सिग्मा ऑर्बिटल जो कि इसका फिल्ड होता है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, साथ में इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है। तो अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो अपने पाई ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये दो तरह की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आप बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकते हैं, ये एरो जो है वो कार्बोनिल टू मेटल की तरफ है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की तरफ जा रहे हैं। साथ में दूसरा डायग्राम है। अभी दूसरा डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि अब ये जो है हमारे पास मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है, यानी कि मेटल में फील्ड ऑर्बिटल भी तो मौजूद होंगे। डी उसका जो है वो कोई डी जो है वो उसका फील्ड भी होगा। सो जो उसके फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं कि वो अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बोनिल को अब बैक बॉन्डिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, कार्बोनिल टू मेटल बन रहा है, और दूसरा आपके पास जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बनेगा, वो मेटल के पाई ऑर्बिटल या मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल हैं उनसे डोनेशन हो रही है कार्बोनिल के एम्प्टी पाई ऑर्बिटल में, बल्कि पाई स्टार ऑर्बिटल में, जो कि एक्सेप्टर ग्रुप है। सो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कि एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, साथ में जो है वो पाई बॉन्ड भी बन रहा होता है। इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बैक बॉन्ड। इसको हम सिनर्जिज्म का फिनोमेना भी कहते हैं कि आपके पास दो बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड जो कि लिगेंड टू मेटल बन रहा है, और दूसरा जो है वो बैक बॉन्ड जो कि हमारे पास मेटल टू लिगेंड के पाई ऑर्बिटल में बन रहा है। अच्छा, so next है कि the electron rich metal, that is the late transition metal in the low oxidation state are more likely to donate the electron for the back bonding. So यानी एक हमारे पास शर्त ये है कि बैक बॉन्डिंग आपके पास कौन से मेटल्स करेंगे बैक बॉन्डिंग। यूजुअली जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा लेट आते हैं, यानी कि स्टार्ट ग्रुप वाले नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जितना आप ग्रुप में आगे जाते जाएंगे और जो मेटल्स आ रहे हैं लास्ट में, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कोबाल्ट हो गया है, आयरन हो गया है, या जिंक निकल खासकर सो ये क्या करते हैं कि ये लास्ट रो में आने वाले या लास्ट ग्रुप्स में आने वाले आपके मेटल्स हैं। सो खासकर ये भी अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस्ट ना किए हुए हों, सो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे ये। तो इलेक्ट्रॉन रिच जब होंगे, कार्बोनिल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है पाई एक्सेप्टर ग्रुप होने की वजह से, सो वो इनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, strong pi back bond result in a shorter uh, MC bond and longer CO बॉन्ड। सो चूंकि हमारे पास अब बॉन्डिंग देखें, एक बॉन्ड तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, लेकिन अब चूंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से एक इजाफी बॉन्ड बन गया है, तो अब क्या हो गया है कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड हैं। एक है एमसी बॉन्ड और दूसरा है सीओ बॉन्ड। ठीक है, सीओ बॉन्ड ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है जो कि कार्बन टू ऑक्सीजन है। अब आपने एक इजाफी बॉन्ड बनाया है, वो क्या है, कार्बन टू मेटल। ठीक है, जो कि हमारे पास यानी कि लिगेंड टू मेटल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे एक इजाफी बॉन्ड बन गया है जो कि मेटल टू कार्बन है। ये जो कि एक इजाफी बॉन्ड है, इजाफी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हमारे पास एम सी बॉन्ड यानी कि मेटल टू कार्बन बॉन्ड जो है वो चूंकि ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं बन गया है। वो चूंकि ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं, हमारे पास एक साइड पे है एमसी बॉन्ड, दूसरी साइड पे है सीओ बॉन्ड। तो सीओ बॉन्ड में आप क्या देखते हैं कि वो ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड है। सो ट्रिपल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी कम होती है, लेकिन जैसे ही आपका एमसी बॉन्ड बनता है, सीओ बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाती है इंक्रीज, यानी जो उसकी पहली कार्बोनिल में
बॉन्ड लेंथ होती है उसके मुकाबले में जब वो एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसके बाद ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है अट्रैक्टिव फ़ोर्स यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, सो वहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगी। सो CO बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्गर हो जाएगी और MC बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि a strong pi back bond result in the shorter MC bond and longer CO bond due to the population of an anti-bonding orbital in the कार्बोनिल लिगेंड। सो चूंकि अब हमारे कार्बोनिल लिगेंड में एक एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल था जो अब फिल्ड हो गया है या उसने ओवरलैप कर लिया है मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ। सो चूंकि ये अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है, सो इस वजह से MC बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब हम ये जो पूरा फिनोमेना मैंने आपको बताया है सिनर्जिज्म हम इसको कहते हैं या बैक बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि हमारे पास पाई एक्सेप्टर जितने भी लिगेंड्स होते हैं उसमें आपको ये फिनोमेना नजर आएगा और खासकर कार्बोनिल में। तो अब इस चीज की सपोर्ट में हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है कि कार्बोनिल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और मतलब आगे अगर ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करना चाहे तो आया ये कर सकेगी या नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मेटल के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिए हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है ऑक्सीजन और कार्बन का एटॉमिक नंबर कार्बन का जो है वो 6 है। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो कुछ यूं होगी 1s2 2s2 और 2p2। सो 2p2 में आप या 2s2 2p2 में आप देख सकते हैं कि px1 होगा और py1 होगा और pz जो है वो इसका एम्प्टी होगा। ठीक है, सो अब चूंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करनी है, सो इनको जितने ऑर्बिटल चाहिए हैं उसके लिहाज से इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और कार्बोनिल का स्ट्रक्चर चूंकि लीनियर है, सो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सो px ऑर्बिटल जो है वो और s ऑर्बिटल s और हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको खोल के लिख लें s s 1s 2s और ये हमारे पास 2p आ गए। सो ये दो ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। इस तरह की हमारे पास बॉन्डिंग सिचुएशन है, ये आपको नजर आएगी। सो ये दो ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिडाइज हो गए हैं, नए ऑर्बिटल बनेंगे जो कि होंगे हमारे पास sp और sp और दो ऑर्बिटल अभी भी अनहाइब्रिडाइज है। सो ये sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ये s है बल्कि 1s है और हमारे पास ये बन गया py एंड pz। सो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह है, s में तो हमारे पास दो ही हैं, लेकिन sp में जो है पहले शेल में दो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बाकी बच गया py। सो py में भी आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा और pz जो है वो फिर इसका एम्प्टी होगा। सो ये कार्बन की बॉन्डिंग सिचुएशन है और दूसरी साइड पे अगर आप देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं डायरेक्ट इस तरह ऑर्बिटल्स में लिख लेती हूँ, एटॉमिक नंबर इसका है 8। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो किस तरह होगी कि 1s2 फिर 2s2 फिर इसके बाद 2px py एंड pz और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। ये देखें, अब इसमें भी हमारे पास जो है ये ऑर्बिटल आपस में कर लेंगे ओवरलैप। अगर हम इसको pz को इसको डबल फील कर लें और ये हमारे पास सिंगली फील्ड है। चले जी, सो कुछ सिचुएशन अब हमारे पास इस तरह हो गई है कि sp यहाँ पे भी बन गए हैं, ये 1s, अब ये sp के दो ऑर्बिटल और ये अभी भी अनहाइब्रिड 2 ऑर्बिटल हमारे पास हैं। सो एक py है इसमें और एक pz है। ये देखें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ऑक्सीजन के, जिनको यहाँ पे लिखा हुआ आपको नीचे नजर आएगा। तो ये अब डायग्राम के लिहाज से इसको देखते हैं। sp में आप देखेंगे ये कार्बन है, इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं, एक जो है वो सिंगली फील्ड है और दूसरे में
2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक अनहाइब्रिड py ऑर्बिटल भी था। ये देखिए अनहाइब्रिड py है, वो भी मौजूद है, और अनहाइब्रिड pz है जो कि एम्प्टी है। अब दूसरी साइड पे ऑक्सीजन का अगर आप देखें, सेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी तरह की डायग्राम्स बनाई हुई हैं कि इसके sp हाइब्रिड 2 लोब्स हैं। p में एक sp में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा आपको नज़र आएगा कि एक इसका py है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक pz है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये दोनों जब करीब आएंगे ओवरलैप करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि उसमें सिंपली हम क्या कहते हैं कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, और जब बॉन्ड बनाते हैं सो इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होती है। ये देखिए बॉन्ड बनाने के बाद स्पिन भी अपोजिट हो गई है। और इसके अलावा अ, जो है वो ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, मैक्सिमम ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप, उसी से बॉन्ड बनता है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि पी वाई दोनों पैरेलल मौजूद हैं, सो एक पाई बॉन्ड बन गया। पीजेड भी इनके पैरेलल मौजूद है, सो यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। जबकि दूसरा पाई बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है वो सारी की सारी पीजेड से हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का हमारे पास बना है। सो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को। तो अब मेटल के साथ इसकी इंटरेक्शन कैसे होगी? ये हमारे पास कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको एक कार्बोनिल कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, और जब ये देखिए इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी आपको इंटरेक्शन में नजर आएगा। अच्छा, अब ये मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। मेटल में भी इसी तरह होगा कि इसका जो ऑर्बिटल ऊपर हमने देखे थे, फिल्ड ऑर्बिटल जो था वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ जाकर ओवरलैप कर लेगा। ऑब्वियसली कि मेटल का वो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और कार्बोनिल का वो फिल्ड ऑर्बिटल होगा। तो ये देखिए हमारे हमारे पास जो है वो इजाफी बॉन्ड बन गया है। ये बॉन्ड बना है एक, और साथ में मेटल की जो बैक बॉन्ड डोनेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। सो इधर से भी हमारे पास एक, हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड बन गया है। चलिए जी, सो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है सपोर्ट में। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है, और बहुत सक्सेसफुली, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जितने भी हमारे पास यूजुअली कंपाउंड्स हैं, जो भी यानी कि इवन मेटल्स हैं, उन सबको ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हम सबसे पहले समझेंगे कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम मेटल और कार्बोनिल के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है उस बॉन्डिंग को देखेंगे। लेकिन अब जो कार्बोनिल है उसके लिए तीन तरीके से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको तीन तरीके से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले उसको देखते हैं। ये हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है। एक साइड पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के, और दूसरी साइड पर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए हुए हैं कार्बन के। सो एटॉमिक आपको नंबर मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी लिहाज से हमने फिलिंग की है कि इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, फिर उसके बाद 2p4 होता है, और इस तरह कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो 2s2 और 2p2 होता है। सो ये देखिए s आपको नजर आएगा कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा नीचे है s, और कार्बन का थोड़ा सा ऊपर है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो मेटल जो एलिमेंट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो नीचे होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर होते हैं। सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली इस वजह से ये इसके ऑर्बिटल कार्बन के मुकाबले में नीचे हैं। चाहे P है चाहे S है, दोनों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। बाकी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मालूम है कि कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें से हाफ जाएंगे बॉन्डिंग में, हाफ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। कोई बच गया है तो वो नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। चलें जी, सो S में बॉन्डिंग में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। इस तरह P में टोटल हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स हैं,
तीन ऑक्सीजन के हैं, तीन कार्बन के हैं, तो उसमें से हाफ जा रहे हैं बॉन्डिंग में, हाफ जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में। सबसे पहले सिग्मा है 2p z, फिर है पाई है px एंड py। इस तरह इनके एंटी बॉन्डिंग भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन जितने हैं हमारे पास आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप देखें जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कंप्लीट हो गई, ये देखें इसके नीचे आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कंप्लीट होती नजर आएगी। अब इसको हम कहते हैं, ये जो ऑर्बिटल है इनको हम कहते हैं होमो। होमो का क्या मतलब है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मतलब है? नीचे से आप जितने भी ऑर्बिटल देखेंगे वो सारे के सारे फिल्ड हैं, और हाईएस्ट पोजीशन पे जो हमारे पास ऑक्यूपाइड आया है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पर है, लेकिन वो क्या है? वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है होमो का। होमो भी इसको कहते हैं और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। इसके फौरन बाद जो हमारे पास जो भी ऑर्बिटल आते हैं इनको हम कहते हैं लूमो। लूमो का क्या मतलब है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि अब इससे आगे और भी तो हो सकते हैं ज्यादा ऑर्बिटल। यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये 3 ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी इनका नंबर हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कौन सा कम्प्लेक्स या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम लूमो क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे एम्प्टी हैं, इससे आगे जितने भी जाएंगे वो सारे एम्प्टी होंगे, लेकिन उसमें से चूंकि लोवेस्ट पोजीशन पर जो अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड का मतलब है वो खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं ये हमारे पास है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, क्योंकि मेनली इसी इसी का नॉलेज अगर आपके पास है इस चीज़ का, सो आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। चलें, ये पहली कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एमओटी की डायग्राम है। अब दूसरी डायग्राम को देखते हैं। थोड़ी सी पहली के मुकाबले में कम्प्लेक्स है, लेकिन आसान है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक और फिनोमेना को हमने एक्सप्लेन किया है, जिसको हमने ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इस वजह से स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ज्यादा कम्प्लेक्स नजर आएगा। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये डायग्राम भी डाल दी है, यानी कि दूसरे तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें से मजीद इसको स्टडी कर सकते हैं। 3 तरीके हैं कार्बोनिल को एक्सप्लेन करने के। पहला सिंपल था, दूसरा ये तरीका है, और तीसरा हमारा मेन फोकस होगा तीसरे पे। आपको तीसरा जरूर आना चाहिए, इसको समझने के लिए पहले और दूसरे को भी समझ लें, लेकिन जो तीसरा तरीका है वो आपको आना चाहिए। तो अब अगेन एक साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऑर्बिटल हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास हैं कार्बन के ऑर्बिटल्स। सेम वही ऑर्बिटल हैं कि 2s है, फिर 2px py pz। इधर भी आपको 2s और 2px py pz कार्बन के नजर आएंगे। अच्छा, अब बॉन्डिंग करने से पहले ये क्या करते हैं? ओवरलैप कर लेते हैं, मतलब हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ओवरलैप करने से पहले हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही sp हाइब्रिडाइज हैं, तो वही हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन की गई है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो अब देख सकते हैं कि जैसे हमने वहाँ पे वीबीटी में डिस्कस किया था कि एक S और साथ में एक PPX आप कह लें, P ये दोनों ये आपस में जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। सो हाइब्रिडाइज होने के बाद हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल बनते हैं। ये देखिए, sp(x) का क्या मतलब है कि P में से X वाला जो है वो S के साथ मिलकर हाइब्रिडाइज हो रहा है। सो 2 sp बने हैं, sp(x) और sp(x). एक में एक इलेक्ट्रॉन है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी आपको 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आएंगे, py एंड pz। ये देखिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, और ये जो है अगर आप फिलिंग देखेंगे, सो फिलिंग ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे sp में इन्वॉल्व हो गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया। इस तरह ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सो सबसे पहले तो
एस और पी एक्स आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और एस पी एक्स और एस पी एक्स ये हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, जिसमें जो लोअर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो हायर है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। चलें, और बाकी जो अनहाइब्रिड 2 ऑर्बिटल हैं वो हमारे पास पी वाई पी जेड उसी तरह मौजूद हैं। अब वो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन के बाद करते हैं ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल अब खत्म हो जाएंगे, अब इनके बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बोनिल के। सो sp हमारे पास 2 sp थे, एक कंप्लीटली फिल्ड है और एक हाफ फिल्ड है। बॉन्डिंग चूंकि हाफ फिल्ड से होगी, सो कंप्लीटली फिल्ड जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का हिस्सा है, यानी कि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो एज अ लोन पेयर काम कर रहा है। उसको हमने अलग शो किया। नॉन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और ये किसका नॉन बॉन्डिंग है जी? ये है ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरी साइड पे अगर आप देखें, ये देखें, हमारे पास यहाँ पे भी एक नॉन बॉन्डिंग मौजूद है। अब ये कार्बन का नॉन बॉन्डिंग यानी कि sp ऑर्बिटल कार्बन का नॉन बॉन्डिंग है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर उसी तरह मौजूद है, क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज की सूरत में या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की सूरत में, जिससे वो डोनेशन कर सके। सो ये डोनेशन एक्चुअली यहाँ से कर रहा होता है, क्योंकि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो मेटल टू कार्बन बॉन्ड है वो हमेशा कार्बोनिल के साथ जो बॉन्ड है वो हमेशा कार्बन के साथ बन रहा होता है मेटल का। सो ये इन्वॉल्व है क्योंकि वो हायर एनर्जी पे होता है, सो सबसे पहले वो आसानी से बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, इसके बाद जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सिंपली जाएंगे, आधे उनमें से बॉन्डिंग में, आधे जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। सो बाकी हमारे पास बच गए हैं कितने ऑर्बिटल हैं, आप देख सकते हैं कि पी वाई पी जेड बॉन्ड पाई बॉन्डिंग में जा रहे हैं और फिर एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। इस तरह सिग्मा ऑर्बिटल हमारे पास एक नीचे है बॉन्डिंग में और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है, जो कि sp और sp हम कह सकते हैं कि मेनली जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सो वो इस sp या इसकी ओवरलैप से बन रहा है। ये देखिए, ये sp और ये एक इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर जा रहा है। इस तरह कार्बन का sp और ये देखिए। चले जी, सो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए हैं और एक ये टोटल जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में जा रहे हैं और एक नॉन बॉन्डिंग में चला गया है। सो ये ओवरऑल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है। दूसरे तरीके से हमने कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। अब हम एक तीसरा तरीका भी देखते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी को हम डिस्कस करेंगे, इसी पे हमारा मेन फोकस होगा। इसमें sp का जिक्र अलग से नहीं किया गया, सिंपली जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको अपने नाम दिए गए हैं बॉन्डिंग के लिहाज से। तो ये आपको पहले डायग्राम से मिलता जुलता नजर आएगा, लेकिन फर्क इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे b बिल्कुल अलग था, s बिल्कुल अलग था, यहाँ पे इनकी एनर्जी लेवल आपस में मर्ज हो गए हैं। तो चलें देख लें, एक साइड पे ऑक्सीजन के हैं हमारे पास ऑर्बिटल वही s और p, और दूसरी साइड पे कार्बन के ऑर्बिटल हैं सेम वही s और p ऑर्बिटल हैं। अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, सो अब हम इनको अलग से s और p के नाम नहीं देंगे, हम इसको बॉन्डिंग के लिहाज से नाम देंगे कि कौन सी बॉन्डिंग कर रहे हैं। सो पहले जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है? सिग्मा, 3 सिग्मा। ओके, 3 सिग्मा हम इसको कहते हैं, क्योंकि इससे पहले 1s भी होगा, उसकी बॉन्डिंग को हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो वहां पे भी तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली, तो वो सिग्मा काउंट हो गया है, इस वजह से ये हमारे पास है क्या? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है, फिर इसके बाद 4 सिग्मा है। अब हमारे पास आता है पाई, 1 पाई, फिर इसके बाद देखिए 4 के बाद 5 सिग्मा आ गया, फिर इसके बाद 2 पाई है, 1 पाई के बाद 2 पाई, फिर देखिए 5 सिग्मा के बाद 6 सिग्मा। तो ये ऑर्बिटल्स के नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। यहाँ से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है वो हो रही है। तो टोटल अब इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, उनकी फिलिंग होगी। सो ये इनकी फिलिंग हो रही है और ओवरऑल तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम बन गई है। ओके, सो अब हमारे पास
फील्ड सिग्मा है, ठीक है। फील्ड सिग्मा मौजूद है इसके, जिससे ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा मेटल को, ओके। और इसके अलावा इसके पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल भी मौजूद है, ठीक है। सो एम्प्टी पाई ऑर्बिटल में ये क्या करता है, इसकी वजह से ये बन जाता है पाई एक्सेप्टर, और इसके अलावा चूंकि इसके फील्ड सिग्मा है तो उसकी वजह से वो बन जाता है सिग्मा डोनर। और इसके अलावा इसको हम कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम कहते हैं लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये मेन जो है वो कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तीसरी थ्योरी जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। यही थ्योरी आप लोग जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। पहली दो थ्योरीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिहाज से बताई थी। आप उसकी थ्योरी को अलग से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें आप कर सकते हैं, वरना वही चीज है जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन की है। चलिए, अब बैक बॉन्डिंग कैसे होती है या मेटल के साथ मिलकर, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोनिल है वो है पाई एक्सेप्टर एंड सिग्मा डोनर। ये देखिए, इसका ये सिग्मा डोनर यानी कि ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, और ये एक इसका है एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है जी। एम्प्टी ऑर्बिटल से जाहिर बात है ये एक्सेप्ट करेगा, और फील्ड ऑर्बिटल ये डोनेट करेगा। और यहाँ पर हमारे पास इस तरह मेटल में भी दो तरह के ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल जो कि फील्ड ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी के, और एक ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि हाई एनर्जी लेवल के होंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कार्बोनिल से या लिगेंड से, और जो इसके फील्ड ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, वो इसके पाई जो ऑर्बिटल है उसको बैक बॉन्डिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनको शो किया हुआ है कि ये जो है वो कार्बोनिल का फील्ड ऑर्बिटल है, ओके। और ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है। आप देख सकते हैं कार्बोनिल का फील्ड ऑर्बिटल और मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल, चूंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, इस वजह से बड़ी आसानी से डोनेशन हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा सिग्मा डोनेशन है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें, हमारे पास इसके डी ऑर्बिटल अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि क्या है, वैकेंट है, और उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है जो हमारे पास पाई एक्सेप्टर ग्रुप है उसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए। अगर ये ओरिएंटेशन प्रॉपर ना होती, एक डायरेक्शन में ना होते इसके फील्ड और इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, तो कभी भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। यूजुअली हमारे पास ये जो डोनेशन हो रही होती है वो कहाँ से होती है, जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूजुअली होते हैं T2G और EG ऑर्बिटल। जो इसके फील्ड ऑर्बिटल हैं वो जो है वो बैक बॉन्डिंग कर रहे होते हैं कार्बोनिल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, डोनेशन हो रही है कार्बन टू मेटल, और इधर से बैक बॉन्डिंग हो रही है जिसको हम सिनर्जिज्म भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है कार्बोनिल टू मेटल, और ऊपर जो मैंने आपको बताई थी वो सिर्फ कार्बोनिल की अलहदा थी। चलिए जी, अब यही आगे मुख्तलिफ डायग्राम्स की सूरत में इसी सिनेरियो को पेश किया गया है कि ये हमारे पास जो है वैकेंट मेटल का ऑर्बिटल है, ये वाला वैकेंट मेटल ऑर्बिटल है जो कि sp z एंड dx स्क्वेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, dx2 सॉरी। तो ये ऑर्बिटल जो है ये जो है वैकेंट ऑर्बिटल है इसके। अब ये क्या करता है कि जो होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बोनिल के, ठीक है, वहां से सिग्मा डोनेशन होगी और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा इधर। और जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें हमारे पास ये है फील्ड ऑर्बिटल हैं मेटल के। फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास एक्स जेड वाई जेड कोई भी हो सकता है, यानी कि जो बिटवीन द ऑर्बिटल आ रहा है, बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, और इनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर है जो हमारे पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल है कार्बोनिल के, उनके साथ मैच करने के लिए। ये वैकेंट है कार्बोनिल के ऑर्बिटल, ये यहाँ से बैक डोनेशन होगी और एक इजाफी पाई बॉन्ड जो है हमारे पास बन जाएगा।
यहाँ पे भी वही फिनोमेना एक्सप्लेन किया गया है। अ, आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम शो कर रही है कि हमारे पास मेटल जो है वो फिल्ड ऑर्बिटल है उसके, और जो मतलब एक बॉन्ड तो बना हुआ है ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड, इसके अलावा फिल्ड ऑर्बिटल है जो कि कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अच्छा, इसका असर क्या होगा कि pi bonding lengthens the CO bond but shortens the metal carbon bond। तो जब भी आपके पास इजाफी बैक बॉन्डिंग होगी उससे मेटल टू कार्बन बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और कार्बोनिल टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा वो उसके मुकाबले में वीक हो जाएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कार्बन टू मेटल डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है, और मेटल टू कार्बन जो है वो बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसके नतीजे में MC बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और CO बॉन्ड जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा मेटल से किस किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू है कि डायरेक्ट कार्बन जो है वो मेटल के साथ अटैच हो, यानी कि आपको इस तरह की पोजीशन नजर आए, या फिर आपको एक कार्बोनिल जो है वो दो मेटल्स के साथ नजर आ रहा है, और आपको इस तरह का केस भी नजर आ सकता है ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का, और यहाँ से आपको इस टाइप का केस भी नजर आ रहा है कि कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड है और इजाफी जो इसका बॉन्ड बना हुआ है मेटल के साथ। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी और इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस, और साथ में जो है फिर हम उसके सिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज।